नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी मकड़ी का जाला की तात्विक समीक्षा करेंगे। भाग 1 में हमने इस एकांकी के कथानक, विषय वस्तु, विशेषताएं और लेखक के संदर्भ में चर्चा की थी। इस भाग 2 में हम इस एकांकी के पात्र, संवाद, भाषा, उद्देश्य और रंगमंच की चर्चा करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर का यह एकांकी मनोविश्लेषणवादी और आधुनिक भावबोध का एकांकी है। इस एकांकी में भोलानाथ, चंद्रभान, क्लर्क, एक छाया मूर्ति और एक अदृश्य आवाज़ आदि पात्र हैं। भोलानाथ स्टार ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है और चंद्रभान एक शिक्षित बेरोजगार नौजवान है जो भोलानाथ के प्रतिष्ठान में, उसकी कंपनी में नौकरी के लिए साक्षात्कार देने आता है। क्लर्क जो भोलानाथ के यहाँ काम करता है। एक छाया मूर्ति भोलानाथ की प्रेमिका की एक छाया है जो दिखाई देती है उसे, और एक अदृश्य आवाज़ भोलानाथ के ही अंतर्मन की आवाज़ है। इस प्रकार इस एकांकी में भोलानाथ और चंद्रभान ही दो महत्वपूर्ण पात्र हैं। भोलानाथ स्टार ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है जो कभी ईमानदार और निर्दोष था। इस समय धन, ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है और वह पैसे कमाने को ही जीवन का सबसे बड़ा काम मानता है। इसका प्रतिष्ठान मकड़ी के जाले जैसा है। जैसा इसका अंतर्मन, इसकी अंतर्ध्वनि कहती है कि तुम्हारी ये कंपनी मकड़ी के जाले जैसी है और तुम उस जाले में फंसे हुए कीड़े हो। भोलानाथ का अंतर्मन उसे धिक्कारता है, उसे कीड़ा और पापी कहता है। यह मकड़ी का जाला इस रूप में है कि भोलानाथ धन कमाने की लालसा में अपने जीवन की उमंग, अपने जीवन के ख्वाब, अपने जीवन के प्रेम आदि को त्याग चुका है और धन की प्रतिस्पर्धा में, उसकी होड़ में, बड़ा बनने की होड़ में लगातार फंसता जा रहा है। इसीलिए उसका अंतर्मन उसे धिक्कार करके मकड़ी के जाले में फंसे हुए कीड़े के समान बताता है और पापी उसे इसलिए कहता है कि वह चंद्रभान जैसे एक नौजवान के सपनों को तोड़ रहा है। भोलानाथ पैसे कमाने के लिए प्रेम का भी त्याग कर चुका है। वह सोचता था कि पहले धन कमा लूं, प्रेम बाद में कर लूँगा। चंद्रभान को असलियत का ज्ञान करवाता है। असलियत का ज्ञान कराने का उसका तात्पर्य यह है कि वह चंद्रभान को बताता है कि ख्वाबी दुनिया और शायरी ज़िंदगी की हकीकत नहीं है। ज़िंदगी की हकीकत पैसा कमाना और बड़ा नाम करना ही है। उसे लुत्फ़ आता है ऐसे नौजवानों को ठोस दुनिया से टकराते देखकर। वह द्वंद्वग्रस्त व्यक्ति है। वह द्वंद्वग्रस्त इस अर्थ में है कि उसने चूंकि अपने प्रेम को ठुकराया था, उसका अंतर्मन उसे धिक्कारता है। उसे लगता है मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। वह कहता भी है, मैं गरीबी की खंदक से अमीरी की चोटी तक पहुंचा हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने जीवन को सफलता पूर्वक निर्वाह किया है। मैं उसके अनुसार धन कमाना ही जीवन की सफलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह छाया मूर्ति के रूप में अपनी प्रेमिका की तरफ को पाना चाहता है। उसका अंतर्मन जब उसे धिक्कारता है तब वह दुखी होता है, उद्विग्न हो उठता है, बेचैन हो जाता है। तो इस प्रकार वह द्वंद्वग्रस्त है। वह जहाँ एक तरफ चंद्रभान को जिंदगी की हकीकत समझा देना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ बाद में एकांकी के अंत में वह नहीं चाहता कि चंद्रभान ये नौकरी करे, चंद्रभान इस मकड़ी के जाले में फंसे, चंद्रभान अपनी उमंगों को त्यागे। इस प्रकार वह द्वंद्वग्रस्त व्यक्ति है। भोलानाथ अपनी कमजोरियों को जानता है और वह एक आवरण में रहता है। उसका अंतर्मन कहता है कि तुमने एक आवरण ओढ़ रखा है, तुम्हारे मन में लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन तुम उसे दबाते हो। उसे अपना प्रेम याद आता है, प्रेम के रूप में कमला याद आती है, उसके साथ उसके वियोग याद आता है, उसका मिलन याद आता है। उसे वास्तविकता का एहसास होता है जब उसका अंतर्मन से उसकी वास्तविकता समझाता है। वह नहीं चाहता कि चंद्रभान धन की लालसा के मकड़ जाल में फंसे, लेकिन परिस्थिति के सामने विवश हो जाता है।
इस एकांकी का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र चंद्रभान है, जो ईमानदार व्यक्ति है, निर्मल किस्म का नौजवान है। निर्मल किस्म का नौजवान अर्थात उसमें किसी प्रकार का ऐब नहीं है, वह मेधावी है। एकांकी की शुरुआत में भोलानाथ उसे कहता भी है कि तुम जैसे मेधावी व्यक्ति को मैं नौकरी इसीलिए देना चाहता हूँ ताकि तुम जीवन में तरक्की करो। मेधावी है, उसके चेहरे से बुद्धिमत्ता झलकती है और आशा और आकांक्षाओं से युक्त एक नौजवान है, अर्थात वह युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि है। उसकी आंखों में उसका उज्जवल भविष्य दिखाई देता है, लेकिन साथ साथ वह ख्वाबी दुनिया में रहता है। वह एक कवि है, शायरी पसंद करता है, लेकिन साथ ही वह ज़रूरतमंद व्यक्ति है। ज़रूरतमंद व्यक्ति है, इसी कारण वह अपने रोज़गार के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपनी ख्वाबी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार है, अपनी शायरी को छोड़ने के लिए तैयार है। वह समझौता भी करता है, इसलिए समझौतावादी व्यक्ति भी है। अंत में वह नौकरी करने के लिए आ जाता है। अदृश्य आवाज़ या अर्धचेतन उसके अंतर्मन की आवाज़ है। भोलानाथ के अंतर्मन की आवाज़ अदृश्य आवाज़ या अर्धचेतन के रूप में सामने आती है। वहीं दूसरी तरफ छाया मूर्ति जो भोलानाथ की प्रेमिका है, कमला है, जो नीली साड़ी में उसे दिखाई देती है, जिसे पकड़ने के लिए, जिसे पाने के लिए भोलानाथ उद्विग्न हो उठता है, लेकिन वह कहीं प्राप्त नहीं कर पाता। और क्लर्क जो हस्ताक्षर करवाने आता है, एक बार सूचना देना आता है कि चंद्रभान नौकरी के लिए आया है। तो इस प्रकार इस एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित है। पात्र मनोविश्लेषणात्मक रूप से चित्रित किए गए हैं। पात्र कथा को गति देने वाले हैं। उसके साथ साथ लेखक के चिंतन से, युवा पीढ़ी के चिंतन से, आधुनिक भावबोध से युक्त पात्र हैं। जहाँ तक संवादों का प्रश्न है, इस एकांकी के संवाद इस प्रकार है। भोलानाथ कहता है, चंद्रभान का साक्षात्कार लेते समय भोलानाथ उसे पूछते हैं कि आप भी बड़े आदमी बनने का अरमान रखते हैं। चंद्रभान कहता है, अरमान किसके नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर आपकी मेहरबानी रही तो शायद कुछ उन्नति कर सकूं। भोलानाथ कहता है, तो उन्नति के लिए कुछ साधन जरूरी है, उन पर अमल करेंगे? चंद्रभान कहता है, जी हाँ, जरूर कोशिश करूँगा। यहाँ इन संवादों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रभान जो नौकरी प्राप्त करना चाहता है, भोलानाथ नौकरी के साथ साथ उसे ज़िंदगी की हकीकत समझा देना चाहता है। और यहाँ वह बड़े आदमी बनने की बात करता है, जिसके बड़े आदमी बनने के लिए भोलानाथ कुछ साधनों को जरूरी मानता है। और वे साधन उसके अनुसार इस प्रकार है। भोलानाथ कहता है कि आपके जैसे नौजवानों को राह दिखाने में मुझे बहुत संतोष मिलता है, लेकिन एक शर्त है। चंद्रभान पूछता है, शर्त? भोलानाथ कहता है, अगर आप रंगीन चश्मे पहनने के आदी हो तो उन्हें उठा कर रख दीजिए। रंगीन चश्मे के पहनने का तात्पर्य है कि दुनिया को, ख्वाबी दुनिया में रहने वाले, दुनिया को आदर्श रूप में देखने वाले। भोलानाथ कहता है, अगर आप रंगीन चश्मे पहनने के आदी हो तो उन्हें उठा कर रख दीजिए। खुली धूप में नंगी आंखों से चीज़ों को देखने की आदत डालिए। चंद्रभान उससे पूछता है, रंगीन चश्मे? उन्हें समझ में नहीं आता कि रंगीन चश्मे का क्या तात्पर्य है, ये क्यों कह रहे हैं कि रंगीन चश्मे। तो भोलानाथ उससे कहते हैं कि आप समझे नहीं, आपने तो अपने दरख्वास्त में लिखा था कि कविता करने में आपको कुछ इनामात मिल चुके हैं। चंद्रभान कहता है, कविता तो क्या, हाँ, कभी कभी उमंग आने पर तुकबंदियाँ कर लेता हूँ। चंद्रभान कहता है, कविता नहीं लिखता मैं, दरअसल थोड़ी बहुत तुकबंदियाँ कर लेता। भोलानाथ कहते हैं, तो सुनिए, उन उमंगों पर अब आपको साथ छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार इन संवादों में जहाँ एक तरफ पूरी एकांकी का सार दिखाई देता है, जहाँ भोलानाथ नौजवानों को ख्वाबी दुनिया से निकालकर जीवन की हकीकत से टकराते हुए देखना चाहता है और वह उनके सपनों को, उनके ख्वाबों को तोड़ देना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ भोलानाथ और अर्धचेतन के संवाद के माध्यम से भी लेखक की दृष्टि को समझा जा सकता है। अर्धचेतन उसे कहता है, तुम्हें उस युवक के सपने टूक टूक करने में आनंद मिला, क्यों मिला? भोलानाथ कहते, क्यों मिला? क्योंकि मैंने इसकी आंखें खोल दी। भोलानाथ को लगता है कि मैंने उसको ज़िंदगी की हकीकत समझाई। तो अर्धचेतन कहता है, वाह रे परोपकारी भोलानाथ, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। क्या यह आनंद तुम्हें इसलिए नहीं आता कि तुम्हारी भूखी आत्मा की मांग पूरी करता है, उस आत्मा की जिसे तुमने इतने दिनों सच्चे आनंद के लिए तरसाया है? अर्धचेतन उसे हकीकत का ज्ञान कराता है कि तुम जो दिखा रहे हो, तुम खुद अपने ही जाल में फंसते जा रहे हो। तुम्हारे खुद की आत्मा की मांग ये है
कि तुम आनंद के भूखे हो। इस प्रकार इस एकांकी के संवाद संक्षिप्त हैं, विषय के अनुकूल हैं, कथा विकास में सहायक हैं, साथ ही साथ पात्र के चरित्र को उजागर करने वाले हैं। जहाँ एक तरफ इन संवादों के माध्यम से भोलानाथ का चरित्र उजागर होता है जो चंद्रभान जैसे युवकों के ख्वाबों को समाप्त कर देना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वह खुद चूंकि उमंग आनंद को छोड़ चुका है, उसके मन के अंतर्मन के द्वंद्व का भी चित्रण इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ चेतन के माध्यम से लेखक ने भोलानाथ को चेताया भी है। तो इस प्रकार ये संवाद संक्षिप्त हैं, विषय के अनुकूल हैं, कथा विकास में सहायक हैं, पात्र के चरित्र को उजागर करने वाले हैं, साथ ही नाटकीयता से युक्त हैं। लेखक ने इन संवादों में नाटकीयता का प्रयोग किया है। भाषा शैली, इस एकांकी की भाषा पात्र के अनुकूल है। भोलानाथ स्टार ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसलिए वह अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग करता है। यहाँ तक कि इस एकांकी में लेखक ने अंग्रेजी के पूरे वाक्य प्रयोग किए हैं। उन्होंने लिखा है कि द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द प्रूडेंट। साथ ही इस एकांकी में गीत का प्रयोग भी किया गया है। रेमन की कहानी आंखों से सुनाओ, खुशबू की जवानी फूलों को बताओ। तो लेखक ने जहाँ एक तरफ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया है, वहीं साथ साथ गीतों का भी चित्रण किया है। और जहाँ तक शब्दावली का प्रश्न है, इस एकांकी में संस्कृत निष्ठ शब्दावली देखी जा सकती है, जो भावावेश, रुग्ण, दृष्टि, विलीन, कपोतिनी, द्विगणित, अर्धोन्मिलित, मंडित, निष्कलंक, किंचित, अधर आदि शब्दों के माध्यम से स्पष्ट होती है। वहीं दूसरी तरफ उर्दू का प्रभाव भी है। तफसील, इनामात, दरख्वास्त, फौजी दस्तों, ताज्जुब, जज्बात, नामुमकिन, अरमान, मुनासिब, तजुर्बा। इसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, स्मार्ट, कैरियर, राइज, कंसंट्रेशन। इस प्रकार इस एकांकी में भाषा भी पात्र के अनुकूल है। जहाँ एक तरफ संस्कृतनिष्ठ शब्दावलियाँ हैं, वहीं दूसरी तरफ उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार भाषा सामान्य है और पात्रों के अनुकूल है और अंग्रेजी शब्दावली के साथ साथ पूरे वाक्य प्रयोग किए गए हैं। इसके साथ लेखक ने इस एकांकी में गीत का भी प्रयोग किया है। जहाँ तक देश काल वातावरण का प्रश्न है, मकड़ी का जाला एकांकी का वातावरण आधुनिक काल का है। यह आधुनिक काल की रचना है, इसलिए आधुनिक भावबोध से युक्त है। आधुनिक भावबोध जो द्वंद्व से युक्त है, जहाँ आदमी द्वंद्वग्रस्त है, जहाँ जिंदगी की सच्चाई को धन के होड़ के रूप में मान चुका है। युवाओं के उनकी बेरोजगारी का चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ समझौतावादी दृष्टि का चित्रण है, मनोविज्ञान का चित्रण, मनोवैज्ञानिक धरातल पर पात्रों का चित्रण किया गया है। पात्रों की उनके वातावरण को मनोविज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नगरीय प्रतिस्पर्धा का चित्रण भी इस एकांकी में दिखाई देता है। इस प्रकार इस एकांकी का देश काल वातावरण आधुनिक है, आधुनिकता से युक्त है। जहाँ तक उद्देश्य का प्रश्न है, इस एकांकी का उद्देश्य यह बताना है कि धन कमाना ही मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। उसके जीवन में आनंद के क्षणों की अनुभूति भी आवश्यक है। धन कमाना और धन की लालसा में, उसकी होड़ में लगातार बढ़ते जाना, मकड़ी के जाले में फंसते जाना है। व्यक्ति को मकड़ी के जाले में फंसने की बजाय जीवन के वास्तविक क्षणों का आनंद लेना चाहिए, आनंद के क्षणों की अनुभूति करना चाहिए, क्योंकि समय निकलने के बाद जीवन में कुछ नहीं रहता। भोलानाथ सोचता है कि पहले धन कमा लूँ, प्रेम बाद में कर लूँगा, सुंदरता को बाद में पहचान लूँगा, और इस क्रम में वह अपने जीवन की सच्चाई को, उसके आनंद के क्षणों को भूल जाता है। वह प्रेम की कोमल भावनाओं पर धन की होड़ गलत। इसमें यह भी दिखाया गया है कि प्रेम की कोमल भावनाओं पर धन की होड़ गलत है। स्वयं की कमियों को पूरा नहीं कर पाने के कारण दूसरे की अनुभूति से खिलवाड़ करना भी अनुचित है।
यदि कोई व्यक्ति किसी कारण कोई चीज़ स्वयं प्राप्त नहीं कर पाता, उस कारण वह दूसरे किसी की प्राप्तियों में बाधक पहुँचे, दूसरे की अनुभूतियों से खिलवाड़ करे, यह भी अनुचित है। इस एकांकी में इस बात का चित्रण भी किया गया, जो अंतर्मन के माध्यम से भोलानाथ को धिक्कारना इसका सूचक है। रंगमंच की दृष्टि से देखा जाए तो इस एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने रंग संकेतों का प्रयोग भी किया है, और एक ही कमरे में पूरे एकांकी का अभिनय हो जाता है, इसलिए ज़्यादा पात्र संख्या भी सामान्य है, इसलिए ना पात्रों की अधिकता के कारण दर्शक को इसमें जुड़ाव में बाधा उत्पन्न नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ एक ही कमरे में अभिनय होने से, दृश्य परिवर्तन ज़्यादा न होने से अभिनय में भी दिक्कत नहीं आती। रोशनी के माध्यम से अभिनय की अभिव्यक्ति दिखाई गई, इसमें रोशनी का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ एकालाप का चित्रण किया गया है। रोशनी के माध्यम से अभिनय का तात्पर्य नीली रोशनी के माध्यम से भोलानाथ की प्रेमिका को दिखाया गया है। वहीं ध्वनि के माध्यम से भी नाटकीयता और रंगमंच और अभिनयता का चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ इस एकांकी में एकालाप का भी चित्रण किया गया है। इस प्रकार लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने इस एकांकी में रंगमंच की मंचीय दृष्टि से इसका चित्रण किया है, और इसके साथ साथ रंगमंच की दृष्टि से यह एकांकी संक्षिप्त विषय वस्तु के आधार पर रचित है। इसकी विषय वस्तु संक्षिप्त है, इसलिए ज़्यादा विस्तार न होने के कारण दर्शक बोझिल महसूस नहीं करता। पात्र संख्या सामान्य है। पात्र संख्या सामान्य होने के कारण पाठक की या दर्शक की अनुभूति में, उसके बोधगम्यता में बाधा उत्पन्न नहीं होती। सहज दृश्य विधान है, सामान्य वेशभूषा है। इस दृष्टि से, रंगमंच की दृष्टि से भी यह एकांकी एक श्रेष्ठ एकांकी सिद्ध होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पात्र, संवाद, भाषा, देश काल, उद्देश्य और रंगमंच की दृष्टि से भी यह एकांकी एक सफल एकांकी है। धन्यवाद।